फांसी नहीं दे सकते तो छोड़ दो नपुंसक बनाकर। जी न्यूज पर पहली बार मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप की पीड़ित। 31 जुलाई को 5 लोगों ने किया था गैंगरेप। अगर सरकार उन्हें फांसी नहीं दे सकती है, जिस तरह से दर्द से मैं गुजर रही हूँ रोज से, उसी दर्द उन्हें भी है। उन्हें नपुंसक बना दिया जाए, यानी उन्हें नामर्द बना दिया जाए, ताकि वो भी तिल तिल मरे, तड़प तड़प के मरे, उन्हें हर दर्द का एहसास हो। 6 महीनों में 10 से ज्यादा गैंगरेप। मुंबई को दहला रही है दरिंदों की पूरी एक गैंग। पीड़ित फोटोग्राफर ने की 5 की शिनाख्त। आज किला कोर्ट में पेशी। जम्मू के एक स्पेशल चाइल्ड होम में 6 बच्चियों से यौन शोषण का खुलासा। सभी बच्चियां मानसिक रूप से बीमार। संस्था का डायरेक्टर और चौकीदार हिरासत में। आसाराम पर आफत बरकरार। निचली अदालत ने खारिज की जमानत। आज हाई कोर्ट में लगाएंगे गुहार। बंजारा की चिट्ठी ने गरमाया गुजरात का सियासी पारा। कांग्रेस का कल प्रदेश बंद का ऐलान। समाजवादी पार्टी संसद में उठाएगी बंजारा का मुद्दा। मोदी आज दे सकते हैं जवाब। अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदों का गुरुवार। रुपए में 138 पैसे की मजबूती। सेंसेक्स भी 19,000 के पार। सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट। जेट एयरवेज में आज से 25% बढ़ा हवाई किराया। स्पाइस जेट भी बढ़ा चुका है किराया। गुजरात में जीएसपीसी ने भी महंगी की सीएनजी। 3 रुपए प्रति किलो का इजाफा। कब रुकेगी सरकारी विभागों में तेल की बर्बादी? सिर्फ दिल्ली में मंत्री और सरकारी बाबुओं पर होती है सालाना 3,000 करोड़ की पेट्रोल डीजल की खपत। ओलंपिक्स में भारत की वापसी की राह और हुई मुश्किल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आईओए चुनाव में कलमाड़ी और भनोट के खड़े होने पर उठाए सवाल। किया साफ, दागी मंजूर नहीं। रियो ओलंपिक्स के बाद नहीं दिखेगा बोल्ट का करंट। यूसेन बोल्ट ने किया संन्यास का ऐलान। कहा गोल्ड जीतकर कहूंगा गुड बाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अदिति त्यागी और बुलेटिन की शुरुआत उन 2 खबरों के साथ जो बताने के लिए काफी हैं कि तमाम दावों के बावजूद देश में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर हकीकत क्या है। पहली तस्वीर मुंबई की, जहां शक्ति मिल में गैंगरेप का शिकार हुई लड़की पहली बार किसी टीवी कैमरे पर आई। उसने मांग उठाई कि कानून अगर दोषियों को फांसी नहीं देता तो इतना तो कर ही सकता है कि इन्हें नपुंसक बनाकर छोड़ दे, ताकि किसी और लड़की को शर्मसार ना होना पड़े। आपको बता दें कि 22 अगस्त को मुंबई के शक्ति मिल में जिस फोटोग्राफर के साथ ये गैंगरेप हुआ था, जिस लड़की को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो लड़की नहीं है। ये लड़की है जिसके साथ उसी शक्ति मिल में 31 जुलाई को गैंगरेप हुआ था। दूसरी तस्वीर जम्मू से है। जम्मू में मानसिक रूप से बीमार बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद मेंटली रिटार्डेड होम के डायरेक्टर और चौकीदार को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि इस होम में काफी समय से बच्चियों का यौन शोषण चल रहा था। मामला प्रशासन के सामने आने के बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट में 6 बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई है। तो पहले बात करेंगे मुंबई की, जहां एक लड़की जिसे 5 दरिंदों ने जीते जी मार दिया। हाल में जिस तरह एक फोटो जर्नलिस्ट को मुंबई की शक्ति मिल में 5 दरिंदों ने अपना शिकार बनाया, उसी शक्ति मिल में जुलाई में इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। ये लड़की खुदकुशी करने जा रही थी। 1 महीने तक घर भी नहीं लौटी, लेकिन अब जब लौटी है तो बुलंद हौसले के साथ आज जी न्यूज के कैमरे पर ये लड़की पूरे देश से न सिर्फ अपने लिए इंसाफ मांग रही है, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए गुहार लगा रही है जिन्होंने उसकी ही तरह दरिंदों का शिकार बनना पड़ा है और जिसने उन लड़कियों की तरह दर्द और पीड़ा को झेला है।
तो वो लड़की जिसके साथ 31 जुलाई को मुंबई की शक्ति मिल में गैंगरेप हुआ था, 5 लोगों ने इस गैंगरेप को अंजाम दिया था। जी न्यूज पर ये लड़की आपको, हमें, हमारे सिस्टम को, हमारे कानून बनाने वालों को और कानून के रखवालों को सबसे कुछ कहने के लिए आई है। ये लड़की मांग कर रही है कि कानून उन 5 आरोपियों को फांसी नहीं दे सकता तो कम से कम उन्हें नपुंसक बनाकर छोड़ दे, ताकि दूसरे लोग इससे सबक लें और किसी और लड़की को उसकी तरह शर्मसार ना होना पड़े। तो शक्ति मिल जहां पर 22 अगस्त को जब एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप किया गया तो एक बार फिर से जन आक्रोश देखने को मिला, लेकिन कम ही लोग तब जानते थे कि उस शक्ति मिल में पिछले 6 महीनों में 10 बार इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया गया। छिटपुट वारदातों को तो भूल जाइए, 10 बार 6 महीने में इस गैंग ने गैंगरेप को अंजाम दिया। और ये लड़की जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके साथ ये कुकर्म 31 जुलाई को किया गया। इतना डर गई थी, इतना सहम गई थी इस वारदात के बाद कि ये घर नहीं लौटी और इसने जिंदगी खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन 1 महीने बाद घर लौटी और शायद उस फोटो जर्नलिस्ट से इसे जरूर हिम्मत मिली होगी जिसने शिकायत दर्ज कराई। चलिए आपको सुनवाते हैं इस पीड़ित लड़की ने क्या कुछ कहा है और क्या अपील की है। इस वक्त हमारे साथ 31 जुलाई को जिस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार उन दरिंदों ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, कैसे पहुंची थी ये पीड़िता वहां पर, उसके बारे में जानकारी लेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप वहां पर कैसे पहुंची 31 जुलाई की शक्ति मिल के पास? 31 जुलाई के दिन मैं वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ पहुंची थी, जबकि वहाँ पे कभी गई नहीं थी, बस पहली बार गई थी। तो वहाँ पे जाते ही हमारे साथ हमला हुआ। 2 लड़के पहले आए, उन्होंने पहले हमें मारा, पीटा, मेरे फ्रेंड को मेरे दुपट्टे से बांधा। उसके बाद मुझे घसीटते हुए अंदर लेके गए और मुझसे गलत किया। और उसके बाद 2 जने फिर मुझ पर मारकर उन्होंने भी गलत किया। उसके बाद एक आए, इस तरह से 5 जन लड़के लोग ने मुझसे गलत किया और उसके बाद वो वहां से भाग गए और जिसे बांधा था उसे भी बहुत मारा। और उस हालत में मैं इतनी डर गई कि ना घर पे बता सकी, ना पुलिस पे जा सकी, बस वहां से चली गई। बहुत तकलीफ हुई और मैं चाहती हूँ मुझे सी और जो लड़की जिसके साथ हुआ है उन्हें भी इंसाफ मिले और उन लड़के लोग को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसे कि हम जैसी लड़की लोग कभी इतनी तकलीफ में या इतनी इसमें नहीं आ पाए। इस सब चीज को रोक देना चाहिए और उन 5 जनों को बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उस को क्या वक्त हो रहा था जब आप वहाँ पहुंचे थे? तो उस समय शाम के कुछ 7:30 पौने 8 बज गए होंगे जिस वक्त हमारे साथ ऐसा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने मतलब आपको रास्ता बताया यहाँ से जाने के लिए कि आप वहाँ से जाते थे इस तरह का? नहीं, हमें रास्ता बताया गया था। आप कहाँ से आ रहे थे उस वक्त? जब हम मंदिर से आ रहे थे, महालक्ष्मी मंदिर। हाँ। कौन से मंदिर गए? हम महालक्ष्मी मंदिर से आ रहे थे तो रास्ते ही में चलकर मेरे पैर में चोट थी तो दर्द होने लगा था। तो हमने हेल्प पूछी कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? तो 2 लेडीज थी, जेंट्स थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से जाओगे तो सामने रेलवे ही है। तो बस उनके पीछे पीछे गए, अंधेरे में इतना कुछ पता नहीं चला और उसी वक्त मेरे पैर पे चोट लगी और मैं बस रेलवे की 10 मिनट अंदर ही मैं वहां पर बैठ गई और बैठ के जाने ही लगी तो वहां से वो 2 लड़के लोग आके हम पे अटैक किया
और हमें अंदर घसीटते हुए लेके गए और हमें मार पीट के मुझसे गलत किया गया। ये आपसे आपका सामान वगैरह भी वो लोग ने छीना था? हाँ। और कुछ आपके पर्स वगैरह भी छीन लिया था वो लोग ने? मेरा सामान सब छीन लिया था। मेरा पर्स, जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, उनका मोबाइल, उनका वॉलेट, कपड़े, सब कुछ वहाँ पे ही उन्होंने छीन लिया। मेरे बैग से छेड़छाड़ की उन्होंने, छानबीन की, वहाँ से मेरे बैग से सब कुछ उन्होंने निकाल के यहाँ वहाँ फेंका। मेरे पर्स से सब कुछ निकाला उन्होंने। सबसे पहले 2 लोग थे, उन्होंने बाद में फोन करके बुलाया बाकियों को? हाँ, जो 2 लोग थे वो आए, उसके बाद तीसरा आया, बाद में 2 जन को फोन करके बुलाया गया था। इन सबको तुमने पहचाना, वहाँ दिखाया पुलिस ने? हाँ, 4 जन को मैंने पहचाना। जिसे 5वें को पहचाना है वो इस वक्त फरार है। वो 3 लोग तो पुलिस की कस्टडी में थे। पहले ही 3 जब आप कंप्लेन करने गई थी तो 3 ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में थे। उन तीनों को पुलिस ने आपके सामने पेश किया था? हाँ, जब मैं गई मैंने अपने बताया तो 3 लोग पहले से ही थे, जो कि एक पहले से उन्होंने एक लड़की के साथ भी इसी तरह से किया था, तो वही 3 लोग, मुझसे भी वही हो गया। और जो थे दूसरा, वो दूसरे दिन आया तो वो भी उसी में से ही निकला। और उनकी एक टीम है, जो और कोई लड़के लोग हैं वो भी उनके साथ नहीं, उनको भी पकड़कर उनको भी सजा देनी चाहिए। ये जो आदि है, आदि गैंग है, आदि नहीं है और आदि मिली हुई, तो इनकी पूरी गैंग को मिलकर इनको सबसे बड़ी सजा देनी चाहिए। तो इन बलात्कारियों का एक गैंग है जो एक के बाद एक इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है और हर किसी को पकड़ने की जरूरत है, कह रही थी पीड़ित लड़की अश्विन पांडे, जिन्होंने इस पीड़ित लड़की से बात की, हमारे साथ मौजूद है। अश्विन, सवाल यही, जिस तरीके से 3 आरोपी वही हैं जो 22 अगस्त को फोटो जर्नलिस्ट के साथ जो गैंगरेप की वारदात आई उसमें भी आरोपी है, एक नाबालिग उस केस में भी है, एक नाबालिग इस केस में भी है। कहीं ना कहीं ये गैंग बड़ा है और हर किसी को पकड़ने की जरूरत है। क्या कह रही है पुलिस? कुल मिलाकर इस गैंग को लेकर कितनी जानकारी है? जी देखिए, जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने तुरंत धरपकड़ शुरू की। एक व्यक्ति को जिसको पकड़ा है, जो नाबालिग बताया जा रहा है, आपको बताना चाहूंगा, इस लड़के को पुलिस ने फोटोग्राफर के साथ जो बलात्कार की घटना सामने आई थी उस दरमियान भी इसे पकड़ के लाया गया था। लेकिन उस दरमियान जब फोटोग्राफर से बलात्कार के मामले में से पूछताछ हुई तो इसे पता था ये तो इस मामले में शामिल नहीं है, तो इसने साफ साफ इनकार कर दिया कि साहब मैं इस मामले में शामिल नहीं हूं। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ करके इसे छोड़ दिया और जब इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने इसे दोबारा उठा के लाया और पूछताछ शुरू की, तो इसने अपनी गुनाह को कबूल लिया। लेकिन उम्र कम होने के चलते इसे जो है जुवेनाइल होने के चलते इसे बाल सुधार गृह में जो है भेजा गया है। पुलिस इसे जब जरूरत पड़ती है तो वहां जाके पूछताछ कर रही है और एक इसके साथ जो दूसरा आरोपी है उसकी तलाश करने के लिए पुलिस ने एक टीम हैदराबाद भेजी हुई है और उसकी तलाश सरगर्मी से कर रही है ताकि वो गुनाहगार भी जल्द से जल्द पुलिस कहते चढ़ जाए। जी अश्विन, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी बात यह कि जो 3 आरोपी 22 अगस्त की वारदात में भी शामिल हैं उन्हें किला कोर्ट में आज पेश किया जाना है, इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी और क्या कहा है लड़की ने वो भी आपको सुनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आइए शुरू करते हैं। नहीं तो आइए शुरू करते हैं। अब शुरू करो ना यार। छुटकू जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। किसके घर आए हो? बहन के। अरे तो और क्या कहता, तुम्हारा लिव इन बॉयफ्रेंड हूँ। मंजिलों के दरमियां पहाड़ पर्वत और वादियां। ये लो शेल रिम्यूला, मेरा मेहनती हम सफर।
शेल रेम्यूला का ट्रिपल एक्शन इंजन के घिसाव को 35% तक घटाए और इंजन की उम्र बढ़ाए। से बंधी उम्मीदें तुमसे लगी, मुस्कुरा के। शेल रेम्यूला, मेहनती इतना आपके जितना। लो आपकी फसल में लगी हर प्रकार की सुंडी को मारे, किसानों को राहत, मेरी आफत बिल्लो। ले जान सुंडी की। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। इस सत्याग्रह में पब्लिक का एक्शन होगा पूरे जोश में। जोश मोबाइल्स का नया फॉर्च्यून HD हर दिल में जोश लाए। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। देखिए हर रात 10 बजे जी मीडिया पर। बाबा, the freshness of life. Gets it. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. I have had such tremendous support और उसके लिए I consider myself really blessed. I think वो जो भगवान का वो नाम है वो नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ऊपर वाले का नाम है। सरकार जहां कच्चे तेल की खपत कम करने के लिए अटपटी नसीहतें देने से पीछे नहीं हटती, वहीं इस बात की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं कि सरकार के अपने मंत्री और अधिकारी खुद किस तरह कच्चे तेल के इस्तेमाल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ही कच्चे तेल की सबसे बड़ी उपभोक्ता है। मंत्रियों की आवाजाही में पेट्रोल का इस्तेमाल पानी की तरह किया जाता है। इसमें सिर्फ केंद्रीय सरकार के मंत्री और अधिकारी ही हो ऐसा नहीं है, राज्य सरकारों के मंत्री भी इसमें पीछे नहीं है। 2011-12 में दिल्ली सरकार के मंत्रियों का ऑफिस एक्सपेंस लगभग 5200 करोड़ रुपए रहा, जिसमें से अधिकतर तेल की खपत में इस्तेमाल हुआ था। दिल्ली में मंत्रियों को हर महीने 200 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलता है, यानी दिल्ली सरकार के मंत्री हर महीने लगभग 46,200 लीटर पेट्रोल फूकते हैं। बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि सरकार को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। ये उनके काफिले हैं जिसमें पेट्रोल की खपत हो रही है। हमारी एक गाड़ी होती है, मगर आप देखो कि जो कारवां है लोगों का, पीछे आगे एक गाड़ी, पीछे एक गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी, 4-6 गाड़ी, तो उसमें खर्चा होता है। और ये जो सिक्योरिटी के चक्कर में जो गाड़ियां चलती हैं, इसका एक बहुत बड़ा खर्चा सरकार पे आता है। मुझे लगता है कि सरकार को पहले अपने गरिबान में मुंह डाल के देखे, उसके बाद दूसरों से बात करे। और अली अनवर कह रहे हैं कि सरकार दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने खर्चों की तरफ ध्यान दे। देखिए, कोई भी काम जो है सुधार का, वो ऊपर से होना चाहिए। बड़े लोग अपने को सुधारेंगे तो नीचे के लोग उसका अनुकरण करेंगे। फिजूल खर्ची भयानक है, तो ऊपर से जो मंत्री हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, कई कई गाड़ियां रखते हैं, जो उनको पहले खर्ची में कमी करनी चाहिए, मितव्ययिता बरतनी चाहिए। और तभी अगर वो नहीं रखेंगे और दूसरे को नसीहत देंगे तो दूसरा कोई नहीं मानेगा। तो सरकारी खजाने का ही तेल निकाल रखा है इस तेल ने, और सरकार जो है दूसरों को नसीहत दे रही है, अपने नेताओं की लगाम नहीं खींच रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे और खबरों के साथ। फांसी नहीं दे सकते तो छोड़ दो नपुंसक बनाकर। जी न्यूज पर पहली बार मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप की पीड़ित 31 जुलाई को 5 लोगों ने किया था गैंगरेप। अगर सरकार उन्हें फांसी नहीं दे सकती है, जिस तरह से दर्द से मैं गुजर रही हूँ रोज से, उसी दर्द होने भी है। उन्हें नपुंसक बना दिया जाए, यानी उन्हें नामर्द बना दिया जाए।
ताकि वो भी तिल तिल मरे, तड़प तड़प के मरे, उन्हें हर दर्द का एहसास हो। मुंबई गैंगरेप के आरोपियों को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत। पीड़ित फोटोग्राफर ने की 5 की शिनाख्त। जम्मू के एक स्पेशल चाइल्ड होम में 6 बच्चियों से यौन शोषण का खुलासा। सभी बच्चियां मानसिक रूप से बीमार। संस्था का डायरेक्टर और चौकीदार हिरासत में। आसाराम पर आफत बरकरार। सहयोगी शिवा को ले जाया जाएगा अहमदाबाद। जोधपुर पुलिस को एक सीजी की तलाश। बंजारा की चिट्ठी ने गरमाया गुजरात का सियासी पारा। कांग्रेस का कल प्रदेश बंद का ऐलान। राज्यसभा में बंजारा के मुद्दे पर हंगामा। मोदी आज दे सकते हैं जवाब। अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदों का गुरुवार। रुपए में 138 पैसे की मजबूती। सेंसेक्स भी 19,000 के पार। सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट। जेट एयरवेज में आज से 25% बढ़ा हवाई किराया। स्पाइस जेट भी बढ़ा चुकी है किराए। गुजरात में जीएसपीसी ने भी महंगी की सीएनजी। 3 रुपए प्रति किलो का इजाफा। कब रुकेगी सरकारी विभागों में तेल की बर्बादी? सिर्फ दिल्ली में मंत्री और सरकारी बाबुओं पर होती है सालाना 3,000 करोड़ की पेट्रोल डीजल की खपत। ओलंपिक में भारत की वापसी की राह और हुई मुश्किल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आईओए चुनाव में कलमाड़ी और भनोट के खड़े होने पर उठाए सवाल। किया साफ, दागी मंजूर नहीं। रियो ओलंपिक के बाद नहीं दिखेगा बोल्ट का करंट। यूसेन बोल्ट ने किया संन्यास का ऐलान। कहा गोल्ड जीत कर कहूंगा गुड बाय। नमस्कार, मैं हूं सारिका और बड़ी खबर आ रही है आगरा से। एसिड अटैक की सनसनीखेज वारदात की खबर है। शादी से इनकार करने पर युवती पर तेजाब फेंका गया है। युवती की हालत गंभीर है और आरोपी फरार है। तो एसिड अटैक का सनसनीखेज वाकया जो आगरा से ये खबर आ रही है। शादी से इनकार इसकी वजह है और लड़की पर तेजाब फेंका गया है। लड़की की हालत गंभीर है, आरोपी फरार है। तो किसने ये फेंका है तेजाब, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। आगरा की ये वारदात है जहां एक लड़की पर शादी से इनकार करने पर तेजाब फेंका गया है। ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पाठक, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ। विवेक, कैसी है अभी लड़की की हालत? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो युवती की स्थिति है वो बेहद नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि उसका पूरा जो है चेहरा और तकरीबन जो है शरीर का दाहिना हिस्सा पूरा जो है झुलस गया तेजाब की वजह से। तो डॉक्टर पूरी टीम इसका जो है इस समय लगी हुई है, पूरी कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से कैसी तरह से भी उसकी जान जो बचाई जा सके। और साथ ही जो पुलिस यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है। मैं आपको एक बात और यह बताना चाहूंगा, याद दिलाने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस प्रशासन, आगरा का पुलिस प्रशासन काफी समय से एक जो अभियान को जो चला रहा था, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि जो खुले तौर पर जो तेजाब की बोतलें बिकती थी उस पर जो एक कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन आज इस वारदात के बाद, आज ये जो वाकया जो सामने आया, इसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को भी एक प्रश्न चिन्ह पर खड़ा कर दिया है। और इसके बाद देखना ये होगा। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की लापरवाही की कीमत किसी को इस तरह से चुकानी पड़ रही है। एक लड़की पर तेजाब फेंका गया है, वजह सिर्फ इतनी कि उसने शादी से इनकार किया है। आरोपी क्या अभी तक फरार है? कोई पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पाई है? जी, जैसा बताया जा रहा है कि आरोपी जिस तरह से आया घर में, उसके बाद तुरंत जो है तेजाब डाल के फरार हो गया। हालांकि क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पुलिस को उसकी पूरी सूचना मिल गई है और लोकेशन ट्रेस की जा रही है, क्योंकि अब ये निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को अपना जो है एक स्टेप बैक बचाना होगा। तो इसमें पूरी कोशिश करेगी पुलिस कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख अगली खबर का। सरकार जहां कच्चे तेल की खपत कम करने के लिए अटपटी नसीहतें देने से पीछे नहीं हटती, वहीं इस बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि सरकार के मंत्री और अधिकारी खुद किस तरह कच्चे तेल के इस्तेमाल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ही कच्चे तेल की सबसे बड़ी उपभोक्ता है। मंत्रियों की आवाजाही में पेट्रोल का इस्तेमाल पानी की तरह किया जाता है। इसमें सिर्फ केंद्रीय सरकार के मंत्री और अधिकारी ही शामिल नहीं हैं, बल्कि राज्य सरकारों के मंत्री भी इसमें पीछे नहीं। 2011-12 में दिल्ली सरकार के मंत्रियों का ऑफिस एक्सपेंस लगभग 5200 करोड़ रुपए रहा, जिसमें से ज्यादातर तेल की खपत में पैसा इस्तेमाल हुआ। दिल्ली में मंत्रियों को हर महीने 200 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलता है, यानी दिल्ली सरकार के मंत्री हर महीने लगभग 46,200 लीटर पेट्रोल फूंक देते हैं।
तो सबसे ज्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल करने में सरकार और मंत्री और अधिकारी हैं। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार के ही मंत्री और अधिकारी शामिल नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों के मंत्री भी इसमें पीछे नहीं है। तो सरकार के मंत्री और अधिकारी खुद किस तरह कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि मंत्रियों को आधे दिन काम करना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार की कमी होगी और सरकार का खर्च कम हो जाएगा। ये तो क्या ऑस्टेरिटी मेजर्स, ये मैं सुना एक मंत्री बोला है कि रात 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक पेट्रोल पंप भी बंद होना चाहिए। तो मेरा एक आइडिया, नया आइडिया है, ये सब पेट्रोल पंप नहीं बंद करना चाहिए। मंत्री का ऑफिस आधा दिन काम करो, पूरा दिन 8 घंटा नहीं काम करना है, 4 घंटा काम करेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, बहुत पैसा बच जाएगा। तो एक के बाद एक पेट्रोल की खपत बचाने के इस तरह के बयान। बीजेपी नेता नज़मा हेपतुल्ला ने कहा है कि सरकार को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। ये उनके काफिले हैं जिसमें पेट्रोल की खपत हो रही है। हमारी एक गाड़ी होती है, मगर आप देखो कि जो कारवां चलता है लोगों का, पीछे आगे एक गाड़ी, पीछे एक गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी, 4-6 गाड़ी, तो उसमें खर्चा होता है। और ये जो सिक्योरिटी के चक्कर में जो गाड़ियां चलती हैं, इसका एक बहुत बड़ा खर्चा सरकार पे आता है। मुझे लगता है कि सरकार को पहले अपने गरिबान में मुंह डाल के देखें, उसके बाद दूसरों से बात करें। और जब ये मालूम था कि तेल की कीमतों पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो तो जो मार्केट फॉरेन में बदलता रहता है, बढ़ती रहती है, उसका असर हमारे यहाँ पड़ता है। तो इतनी ढेर सारी गाड़ियों की परमिट क्यों दे दिए बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के? जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होना चाहिए था, पहले सड़क बनाते फिर गाड़ी बनाते, यहाँ पहले गाड़ी बनाई अब सड़क नहीं बनाई, पैसा खत्म हो गया। और अली अनवर का कहना है कि सरकार को पहले खुद खर्चे रोकने चाहिए, फिर नसीहत देनी चाहिए। देखिए, कोई भी काम जो है सुधार का, वो ऊपर से होना चाहिए। बड़े लोग अपने को सुधारेंगे तो नीचे के लोग उसका अनुकरण करेंगे। फिजूल खर्ची भयानक है, तो ऊपर से जो मंत्री हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, कई गाड़ियां रखते हैं, जो उनको पहले खर्ची में कमी करनी चाहिए, मितव्ययिता बरतनी चाहिए। और तभी अगर वो नहीं रखेंगे और दूसरे को नसीहत देंगे तो दूसरा कोई नहीं मानेगा। तो किस तरह कम होगा तेल की खपत और खर्च किस तरह कम होगा? क्या अटपटे बयानों से कम हो जाएगा ये खर्च? ज्यादा जानकारी के लिए इस पर बात करते हैं। राहुल सिन्हा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या इस तरह अटपटे बयानों से ही खर्च कम होगा और खपत भी कम हो जाएगी? देखिए, लगता नहीं। जो सरकार के आंकड़े हैं और सरकार की फिजूल खर्ची है, उसको देख करके तो यही लगता है कि आम आदमी का टैक्स लेकर के आम आदमी से ही कहा जा रहा है कि बचत करनी है तो आप ही कीजिए। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो दिल्ली में हर साल लगभग 5,200 करोड़ रुपए ऑफिस स्टेशनरी से लेकर के तेल के ऊपर खर्च कर दिए जाते हैं। जो एंटाइटलमेंट दिए गए हैं सेक्रेटरी लेवल के, दिल्ली सरकार के अंदर 700 लीटर हर महीने मुफ्त का तेल दिया जाता है। अगर आप इस तेल की खपत को देखें तो एक अंदाजे के हिसाब से 8 बार दिल्ली से मुंबई आया जाया जा सकता है, उसके बावजूद भी तेल बच जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आम आदमी तेल बचाए, रात के वक्त में पेट्रोल पंप बंद किए जाएं और साथ ही साथ लोग कारपूल करें। ये तो वही बात हो गई राहुल की बोझ भी आम आदमी सहे, कीमतें भी आम आदमी सहे और नसीहतें भी उसी दी जाए कि आप ही दामों को कंट्रोल करो। देखिए, बहुत स्वाभाविक है जो तस्वीर दिखाई देती है और जिस तरीके के खर्चे निकल करके सामने आए, खासतौर से फ्यूल को लेकर के निकल कर आए। अगर एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को 700 लीटर तेल महीने का दिया जाता है और घर से ऑफिस का डिस्टेंस हर किसी को पता है, अधिकतर लोग नई दिल्ली इलाके में रहते हैं, इनका दफ्तर भी नई दिल्ली इलाके में, बमुश्किल 10 किलोमीटर से ज्यादा का दूरी नहीं होती है घर से दफ्तर की। 10 और 10-20 किलोमीटर आने जाने के लिए महीने के हिसाब से अगर 700 लीटर तेल इनको दिया जा रहा है और वो खर्च भी हो रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी जो टैक्स के जरिए पैसा अपना दे रहा है, वो किस तरीके से तेल में बह रहा है। जी, तो अंदाजा लगाना ये भी मुश्किल नहीं है कि किस तरह से बयानों से ही इस खर्च को कम करने की नसीहत दी जा रही है और असल में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे देखेंगे कोयले का असली खेल।